सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका राम राम। स्वागत। और डेट हो गई आज 23 दिसंबर 2025, ट्यूसडे है। थ्योरी ऑफ सप्रेशन पढ़ेंगे जो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर ने लिटरेचर दिया है, और इसमें हमारा चैप्टर 7 चलेगा आज। और चैप्टर 7 में केसेस हैं, जो बड़े सर ने कुछ केस दिए हैं, उससे हमें और अच्छे से पता चलेगा कि बड़े सर किस तरह से केस में अप्रोच करते थे। और इसमें कितने केस दे रखे हैं, ये लगभग, अब तो मेरे को लग रहा है केस वाला ही रह गया, लास्ट चैप्टर है शायद, इसमें केसेस ही होंगे, ऐसा भाव आ रहा है कुछ। हाँ, चैप्टर तो अभी राम 8 राम बॉस। राम राम बेटा, चैप्टर तो 8 और 9 हो हाँ, गए। और इसमें केसेस दे रखे हैं डॉक्टर दीप शिखा बड़े सर ने, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। तो इसमें हम चलते हैं केस ऑफ संजय। संजय है कोई, उनका केस है, ए बॉय एज्ड 16 years from a poor family was brought to us with a complaint of acute pain and tumor-like swelling on posterior aspect of right thigh following injury. इंजरी के बाद राइट थाई के पोस्टीरियर पार्ट पर एक ट्यूमर बना हुआ, एक्यूट पेन को लेके आया। 16 साल का एक गरीब फैमिली का बच्चा, विद नो एक्सटर्नल साइन ऑफ एनी इंजरी, बाहर इंजरी का कोई निशान नहीं है। He had fallen from a bicycle in his native place and had been injured in the right thigh about 4 weeks back. साइकिल से गिर गया था अपने जहां वो रहने वाला था, नेटिव प्लेस, वहां पे इंजरी हुई राइट थाई में लगभग 4 हफ्ते पहले। He was treated by a local doctor. After 1 week, a mild pain, very severe excruciating pain started occurring in the place of injury, and he was again treated with anti-inflammatory tablets and painkillers. जब गिरा था तब भी एक लोकल डॉक्टर से ट्रीट करा दिया गया। 1 हफ्ते बाद ही माइल्ड पेन जो था वो सीवियर पेन होने लगा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने लगा। जहां चोट लगी थी उस जगह उसको फिर से एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट से और पेन किलर से इसको ट्रीट करा गया। After about 15 days he fell down whilst playing and got injured at the very same place. 15 दिन बाद वो फिर से गिरा और जहां पहले चोट लगी थी वहीं फिर से इंजर्ड हुआ वो खेलते वक्त। He started getting severe excruciating pain at the same place every evening, for which he was hospitalized and had to be given painkiller injections every day. He then came to Mumbai on a vacation, stayed with his elder brothers. He was one of 4 brothers. Father had expired 10 years back. Mother was working hard to earn a living. He was one of twins. The other twin brother was very close to him. They were very attached to each other and he could not stay without him. But as the twin brother was not good in studies, he discontinued studies and came down to Mumbai for work. This boy was very good and sincere in studies and stayed back in a native place. ये चूंकि बहुत अच्छा था पढ़ने में, सिंसियर था, तो इसको घर पे छोड़ दिया। जो कमजोर था वो काम करने चला आया मुंबई। आफ्टर दिस सेपरेशन 4 years back, this boy became sad, quiet, never talked to anybody, sulked, and had gradually developed low fever almost daily. जब इसके भाई को, इसे ट्विंस ब्रदर को अलग कर दिया तो उसके लगभग 4 साल पहले अलग हुए थे, तभी से ये बच्चा दुखी रहने लगा, शांत रहने लगा, कभी किसी से बात नहीं करता था, खिन सा रहने लगा, और ग्रेजुअली लो फीवर इसको लगभग डेली रहने लगा था जब से भाई अलग हुआ। पीछे आया था ना, इमोशंस भी, प्रोटीन इम्बैलेंस था, इम्यूनिटी
वीक का जी कारण होते हैं। He जी was afraid of his eldest brother, who was strict and occasionally got beaten for him. वो डरता था अपने बड़े भैया से, वो स्ट्रिक्ट थे और कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते थे। This boy was a brilliant student and scored well in languages. He did not like mathematics and would get low marks, which was the only reason for him to be punished. ब्रिलियंट बच्चा था, लैंग्वेजेज अच्छी थी, मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके कम मार्क्स आते थे। यही कारण बनता था उसके पनिशमेंट का बार बार, जो भी होता। इन नेटिव प्लेस हम्म ही नेवर talked to anybody except mother after the departure of his twin brother. अपने नेटिव प्लेस पे वो किसी और से बात करता ही नहीं था सिवाय अपनी माँ के, जब से उसका भैया दूर हुआ उससे, ट्विन वाला। He was so reserved and secretive that when he came down to Mumbai on vacation, he did not even disclose to his elder brothers that he had injury or was hospitalized prior to coming. और वो इतना रिजर्व था, सिक्रेटिव हो गया कि वो जब मुंबई आया तो उसने अपने बड़े भाइयों को भी नहीं बताया इस बारे में कि उसको चोट लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज भी रह चुका है पहले। It was only because of his limping gait the brothers came to know about his injury. केवल और केवल जो उसकी जो चाल में गड़बड़ हो गई थी, चाल सही से नहीं चल पा रहा था, लिंपिंग हो रही थी, उसको देख करके बच्चों को उसके भाइयों को पता चला कि इसको चोट लगी है। उसने नहीं बताया। Within 3 days of arrival, this pain increased so much that he had to be hospitalized in Mumbai again. 3 दिन में ही, जब ये मुंबई आया, 3 दिन में ही इसको ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा मुंबई में। There was no fracture detected, but the allopathic treatment was not able to give him relief. फ्रैक्चर निकला नहीं, हम्म लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से उसको आराम नहीं पहुंचा। Probability of osteosarcoma loomed large and hence they were contemplating a major surgery. हम्म संभावना अमित भाई बन गई कि इसको ऑस्टियोसार्कोमा है काफी बड़ा, और चिंतन मनन करने लगे कि इसकी तो सर्जरी करनी चाहिए, इस पे विचार करने लगे। When the हम्म child was brought to us in the outpatient department, अब बड़े सर बोल रहे हैं कि जब ये बच्चा हमारे पास लाया गया हमारी ओपीडी में, this child हम्म sat with his head down, hardly looking up and hardly talking to us. ये बच्चा सिर हम्म नीचे करके बैठा था और बड़ी मुश्किल से ही ऊपर देख रहा था और मुश्किल से ही हमसे भी बात कर पा रहा था। Answers were given in monosyllables without looking up. आंसर जो हम्म है एक ही शब्द में, हाँ ना, मोनोसाइलेबल में दे रहा था बिना ऊपर देखे। He was short and thin even at this age of 16 years compared to his twin brother who was almost double his height. ये हम्म शॉर्ट भी था, थिन भी था अमितपाल भाई, 16 साल का होते हुए भी अपने ट्विन ब्रदर से लगभग हाफ था, वो इससे डबल था हाइट में भी, जो ट्विन जी था जो हेल्थ। He had stopped growing after his brother left the village and come to city. वो की हम्म ग्रोथ रुक गई थी जब से उसका भाई गांव छोड़ा और वो शहर आ गया। He refused हम्म to comment on what he felt after his brother left. He refused to comment on what he felt after his brother left. उसने उस पे कुछ कहना भी रिफ्यूज कर दिया कि वो कैसा महसूस कर रहा था जब उसका भाई ने छोड़ा गांव, वो इस पे भी कुछ नहीं बोला। हम्म His personal likes and dislikes were very clear. हम्म He hated cold weather as he could not tolerate it at all. उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बिल्कुल क्लियर थी। ठंडा मौसम से वो नफरत करता था क्योंकि वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। He hated sun हम्म which give him headache, और वो सन से भी हेट करता था क्योंकि उससे सिर दर्द होता था। He was completely thirstless and strong aversion to milk. अब देखो हम्म फिजिक जर्नल आ रहे हैं, ये फिजिकल जर्नल्स आ गए। हम्म हिस्ट्री प्रोबिंग, अब सर कह रहे हैं हिस्ट्री को प्रोब करते हैं उसकी।
कह रहे हैं इट इज ऑफन यूजफुल फॉर अस टू प्रोब द इमीडिएट कॉज thoroughly। ये अक्सर बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है प्रोब करना कि इमीडिएट कॉज क्या रहा। इमीडिएट कॉज जस्ट बीमार होने से पहले क्या कॉज रहा, इसको थोरोली प्रोब करना हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है। द इंजरी टू थाई हिस्ट्री इज सिंपली नॉट सफिशिएंट। यहाँ पर थाई में जो इंजरी हुई थी इसकी हिस्ट्री केवल केवल सिंपली सफिशिएंट नहीं है। द वे और सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द इंजरी and the reaction of that boy to it tells you so many things about his constitution। The way और circumstances during the इंजरी के दौरान क्या उसका वे रहा, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, उसका रिएक्शन क्या रहा बच्चे का उस चोट के को लेकर के, ये बहुत कुछ बताएगा उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बड़े सर ऐसा कह रहे हैं द बॉय वाज आस्क्ड हाउ ही फेल डाउन फ्रॉम द साइकिल। बच्चे से ये जब पूछा कि क्या तू कैसे गिरा था भाई था साइकिल से। वाज ही लर्निंग टू साइकिल, क्या आप साइकिल सीख रहे थे। और वाज ही पुश्ड डाउन बाय समबडी, या किसी ने धक्का दिया था, कैसे, ये सवाल बना। और वाज ही ट्राइंग टू डू एरोबेटिक्स, वाज ए रैश, या फिर तुम इस पे करतब दिखा रहे थे, साइकिल पे चलते हुए बच्चे करतब दिखाते हैं ना कई, या तुम रैश तरीके से चला रहे थे साइकिल। ये सवाल बनते हैं हमारे यहाँ पूछने के। Was he trying to knock somebody else down in mischief? After he fell down, what did he do? क्या तुम किसी ने गिराए हो क्या मिस्चीफ करके, और जब मान लो गिर गए तो तुमने फिर क्या किया, ऐसा भी पूछ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिड ही जस्ट पिक अप द साइकिल एंड स्टार्ट राइडिंग अगेन, क्या तुम एकदम उठे और साइकिल दोबारा चलाने लगे। Did he get so angry on the cycle that he started kicking the cycle? या फिर आप उठे और गुस्सा हुए साइकिल पर, साइकिल में किकिंग करने लगे, ऐसा था क्या। और did he get up and bang the cycle tire against the wall? या मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं बड़े सर के हिसाब से, क्या फिर वो उठा और उसने गाड़ी को साइकिल टायर को जो है दीवार से टकरा दिया जोर से धकेल के। फिर कह रहे हैं डिड ही गेट सो फ्राइटेंड, या फिर कह रहे हैं अगला पॉइंट कि डिड ही गेट सो फ्राइटेंड दैट ही डिड नॉट गेट अप फ्रॉम देयर एंड कॉल्ड फॉर हेल्प, और डिड ही जस्ट लेट द साइकिल बी देयर एंड गो होम एंड क्राई, या फिर वो इतना घबरा गया था गिरने के बाद कि वो उठ भी नहीं पाया, उसने अपने आप को उठाने के लिए भी दूसरों को चिल्लाया, या फिर वो साइकिल को वहीं छोड़ के और घर चला गया और वहां रोया, ऐसा कुछ। ये सब चीजें हमें प्रोब करनी है कि उसने एक्सीडेंट के बाद कैसे तो एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में रिएक्शन क्या दिया। बिल्कुल। ये सब चीजों पे हमें गौर करना होगा। बड़े सर का भाव ये है, कह रहे हैं ही जस्ट गोट अप, अब कह रहे हैं कि ही जस्ट गोट अप, पिक्ड अप द साइकिल, रिटर्न इट टू द ओनर, पेड हिज ड्यूज फॉर एन आवर, though he had cycled only for half an hour and went home। उस बच्चे ने क्या करा, जब वो गिरा तो वो उठा, उसने साइकिल को उठाया, वो वापस जहां से किराए पे ली थी साइकिल उसको दिया, उसने का 1 घंटे के लिए जो किराया बना वो दिया, जबकि उसने साइकिल आधा घंटे ही चलाई थी, और अब वो घर चला गया था। ये हुआ घटनाक्रम। Even if it is an injury or bad effect from injury, a genuine homeopath would like to ascertain what constitution the patient or the injured man is likely to be। भले ही चाहे वो इंजरी हो, चाहे बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी हो, चाहे तो अभी अभी की लगी हुई इंजरी हो में, या फिर बहुत पहले इंजरी लगी होगी उसके क्या बैड इफेक्ट आए वो हो। बड़े सर कह रहे हैं कि जेन्युइन होम्योपैथ को ये बनता है कि वो ये स्पष्ट करे कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का या उस इंजर्ड मैन का, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जरूर तय करना। The knowledge of the constitution will let him know predictively how the bone is going to behave on being injured।
अगर वो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रखता है होम्योपैथ, तो वो ये जान लेगा प्रिडिक्टिवली पहले से ही कि उसकी बोन किस तरह का बिहेव करेगी इंजरी के अगेंस्ट। वाइस वर्सा, हम्म it is the knowledge of the reaction or behavior of the injured person which is going to help him assess the constitution। और एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसको क्या बिहेवियर करेगा उसका टिश्यू रिएक्शन के रूप में, वो पता चलेगा, या फिर आपके सामने रिएक्शन आ रही है टिश्यू की, उससे आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन असेस कर सकते हो। उल्टा, बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई गिरा, दो बंदे गिरे, एक की हड्डी तीन जगह से टूटी, एक जगह से टूटी, तो हम एसेस कर लेंगे कि जो इसकी तीन जगह से टूटी, इसके अंदर सिफिलिस चल रहा है, या और ज्यादा अग्रेसिव है, एंग्री है, और जिसकी एक हम्म जगह टूटी है कंपेरेटिवली उससे थोड़ा सा सोरा की तरफ है या साइकोसिस की तरफ। ऐसे हम्म सर कह रहे हैं हर चीज आपको वो देगी रास्ता। इट इज सो इजी बिल्कुल। टू प्रेस्क्राइब आर्निका 3 times a day और सिम्पाइटम और रूटा और कैलकेरिया फ्लोर एटसेट्रा रिपीटेडली। कितना आसान है, यहाँ हम्म पे आप कोई भी आर्निका दे दोगे 3 बार दिन में, या सिम्पाइटम दे दोगे, रूटा दे दोगे, कैलकेरिया फ्लोर दे दोगे, रिपीटेडली दे दोगे, कितना आसान है किसी के लिए भी। These will act only if the injury is not grave and it has not had a constitutional effect and grown or threatening to grow into malignancy। और यहाँ ये काम भी हम्म करती हैं डॉक्टर अमितपाल भाई, यदि ये इंजरी बहुत ज्यादा ना हो तब करती करेंगी हम्म एक तरह से, और यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ना आया हो इंजरी के बाद इस पे, हम्म और या बहुत ज्यादा हम्म थ्रेटनिंग की तरफ ना गई हो हम्म मैलिग्नेंसी, तो ये काम भी कर देती हैं अक्सर, या केवल हम्म ये वही काम करेगी यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ना आया हो चोट का उस पर्सन में, और या फिर मैलिग्नेंसी की तरफ ना बढ़ा। नॉर कैन इट पीछे प्रिवेंट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डेवलपिंग इनटू रूमेटॉइड आर्थराइटिस एटसेट्रा। ये वहां तो केवल काम करेंगे, लेकिन ये उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती उस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ जब बढ़ेगा। हैंस द स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ पीछे भी हेलो। पीछे भी सर ने कहा था ना कि इस तरीके का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फर्स्ट लेयर या सेकंड लेयर तक तो हाँ चीजों को करेक्ट हाँ कर सकता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आगे बढ़ेगी वहां फर्स्ट कहीं थ्री उनका लेयर रोल नहीं। फर्स्ट 3 लेयर्स तक हम्म के वो कर देते हैं, और ऐसे इंजरी के मामले हम्म में भी है, लेकिन ये उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, मियाज्मेटिक रिएक्शन को मियाज्म को नहीं कंट्रोल करेगा, और मैलिग्नेंसी की तरफ हम्म जो बढ़ रहा है उसको नहीं रोक पाएंगी ये इस तरह का प्रेस्क्रिप्शन कभी भी। कह रहे हैं हैंड द हम्म स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ द यूज ऑफ सच एक्यूट इंजरी ड्रग्स प्रेस्क्राइब्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंजरी अलोन, नॉट हैविंग ए मैचिंग जनरल mental particular picture shall be of help only in sorry constitutions where the constitution is strong enough to resist any suppressions। और इस तरह की जो हम्म स्पेयर ऑफ एक्शन है इन दवाइयों का एक्यूट इंजरी में ड्रग्स का, केवल वहाँ एक्यूट इंजरी में प्रेस्क्राइब हुआ, और वहाँ पे हिस्ट्री ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंजरी अलोन नॉट हैविंग, वहाँ केवल इंजरी की हिस्ट्री है, ना कि मैच किया गया है उसका जनरल मेंटल पर्टिकुलर पिक्चर नहीं ली गई है, जो कि मदद करती केवल उसके सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन एनफ टू रजिस्ट एनी सप्रेशन। अगर वो वहां शामिल कर लेते उसके कॉन्स्टिट्यूशन को दवाई में, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाता और वो किसी भी तरह के सप्रेशन को रोकता, हम्म इम्यूनिटी मजबूत हो हम्म जाती एक तरह से। इन हम्म सच केसेस इट हैज बीन सीन बाय मी इट इज ऑलवेज बेटर टू लेट द पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन recover by itself rather than interfere, so the best possible result is achieved by keeping the patient on placebo। कितनी गजब की बात कह रहे हैं सर, कितनी गजब की हम्म बात कह रहे हैं कि यदि हम दवाई देने की स्थिति में है ही नहीं, तो भैया गलत दवाई से तो अच्छा ये है कि हम्म इनको इनके हाल पे छोड़ दो, पेशेंट अपना आप ही रिकवर हम्म कर लेगा, आपके इंटरफेयर से ज्यादा अच्छा तो उन्हें इंटरफेयर मत करो, हम्म, और वो इस तरह से प्लेसिबो पे रखो सर, वो उसका वाइटल फोर्स ही आपसे ज्यादा अच्छा डिसीजन ले लेगा वहां तो, कि बजाय उसकी बहुत आप सही बात है। आरने का दे रहे सिंपल। तो कई लोग होते हैं ना गांव में पहले, किन लोगों को चोट लग हम्म जाती तो वो उसको गर्म पानी से झाड़ते रहो, गर्म पट्टी बांध लो भैया,
ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इससे बढ़िया तो वो है गलत दवाई देने से अच्छा तो प्लेसिबो पे रखो और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे छोड़ दो रिकवर होने के लिए। मतलब कंपैरेटिवली कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे ऐसा ही करो, कह रहे गलत हम्म, प्रेस्क्रिप्शन से अच्छा तो उसे प्लेसिबो पे रख लो आप। कह रहे हैं मेरा सही यूज बात है करो। भैया। रूटा को या कैलक्रिए फ्लोर को या सिम्फाइटम को आर्निका को रिपीटली उससे प्रिस्क्राइब करने से अच्छा है कि प्लेसिबो पे छोड़ दो, वाइटल फोर्स खुद ही खुद ही कर लेगा, अपने आप हील क्योंकि कर लेगा रिपीटेडली उसको। रिपीटेडली रॉन्ग मेडिसिन का देना, इस बात का तो 100% गारंटी है कि आपने उसको वाइटल फोर्स को गुमराह कर दिया, सप्रेशन की तरफ उसकी इम्यूनिटी को कम कर दिया, इसलिए अगली बार हम्म। वो बंदा कमजोर होता चला जाएगा और चीजों के लिए बिल्कुल। प्रोन हो जाएगा, प्रोन टू इंजर या प्रोन टू इफेक्ट इजीली हो जाएगा वो, अगर रॉन्ग मेडिसिन उसको दे दिया आपने वहां। इंजरी टू जॉइंट से knees treated blindly with arnica montana or bryannia alba or rustox have inadvertently or unknowingly been seen to proceed after a primary relief of pain into lumbosacral spondylitis or and further either into widespread multi-joint polyarthritis or progressively changing into a different sphere, say cardiovascular, यानी कि थर्ड लेयर टू फोर्थ लेयर सप्रेशन, एंड द पेशेंट स्टार्ट एग्जिबिटिंग हाइपरटेंशन और इस्चेमिक हार्ट डिजीज। गलत दवाई देने का ये जी। नतीजा निकलेगा कि यदि आप किसी को आंख बंद करके घुटने की चोट के लिए आर्निका, ब्राइन या रेस्टोक्स दे रहे हो, तो वो प्राइमरी रिलीफ के हम्म। बाद उस पेशेंट को ले जाएगा लंबोसैक्रल स्पॉन्डिलिटिस की तरफ सप्रेस करके, या फिर वाइड स्प्रेड मल्टी जॉइंट हम्म। पॉलीआर्थराइटिस की तरफ बढ़ जाएगा, या फिर ये तो विद इन लेयर सप्रेशन है, या हम्म। फिर लेयर टू नेक्स्ट लेयर जाएगा, थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर की तरफ हम्म। चला जाएगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा और पेशेंट को जो है हाइपरटेंशन हो जाएगी और इस्चेमिक हार्ट डिजीज की तरफ भी बढ़ जाएगा केस। हम्म, और ये बिल, मतलब एब्सोल्युटली ट्रूथ है जो सर कह रहे हैं, गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। कि कुछ और भी हो सकता होगा, ऐसा खतरा है। हम्म। कह रहे हैं द आरने सर का इसका ब्राह्मण है भैया। मतलब है, सर इसका मतलब ये है कि जैसे एलोपैथिक या और चीजों से हम सप्रेस करते हैं, उससे ज्यादा भयंकर सप्रेशन होम्योपैथिक मेडिसिन के बिल्कुल मिसयूज से है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही पकड़ा आपने ये, बिल्कुल सही क्योंकि पकड़ा। एलोपैथी का स्फीयर ऑफ एक्शन और होम्योपैथी का स्फीयर ऑफ एक्शन में बहुत अंतर है। हाँ, हम्म। जी। होम्योपैथिक साइड। होम्योपैथिक थोड़ा डीप सप्रेशन देती I है, can't connect to the Wi-Fi network. ठीक You है। might want to check the connection और settings अब in the अगर phone. आप, एक सवाल यही बनेगा किसी का भी कि फिर दुनिया दुनिया फिर चल क्यों रही है, क्यों ठीक हो रहे हैं लोग, हम्म। तो इसका मतलब हम्म। सप्रेशन नहीं हो रहा क्या? ये इसका आंसर मिलेगा डॉक्टर से कि लाइफ स्पान कम हो रहा है लोगों का। हम्म। लाइफ स्पान या उनकी लॉन्गिटिविटी घटना सप्रेशन का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। और हम्म। स्वीट सप्रेशन का, मीठा मीठा जो सप्रेशन हो रहा है, जो लोगों को पता भी नहीं चल हम्म। रहा, वो वहां जाके दिखता है। जो 80 साल से उम्र जो है 70 साल हो गई है लोगों की एवरेज, और 70 साल से हम्म। 60 साल पे आ गई है। एक बात भी है, और दूसरी बात ये है कि ऐसा होगा ही नहीं कि सप्रेशन ना हो। क्योंकि मैं हम देखता हूँ कि जैसे जहाँ कोई आपसे अगर ये पूछता है कि आप एलोपैथिक दवाई खा के आए और वो कहीं ऐसी जगह दवाई खा के आ रहा है, तो आप उसकी अब जर्नी ऑफ डिसीज बना के देख लेना। हाँ हाँ वो जर्नी ऑफ डिसीज में बताएगा कि मैं वहां उस चीज के लिए गया था, लेकिन अब मेरे को ये दिक्कत और होने हाँ, लग गई। आगे ही पाओगे। तो ये, हाँ, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा जो परमानेंट रिपीटली कर रहे मेडिसिन को, हाँ कि मैं चार आदमी का रेस्टोरेंट खिला रहे, ये मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, चाहे फंक्शनल डिसऑर्डर पे के ऊपर मिले, चाहे कोई बीमारी हो गई पैथोलॉजी पे मिले, चाहे उसके स्टेमिना पे ही क्यों ना मिले। हाँ जी, क्योंकि स्टेमिना पे ही ना मिले। हाँ इतनी सी बात भी कह देगा कि जी नींद नहीं आती है मुझे, पहले तो नींद तो अच्छी आती थी हाँ पर अब नींद नहीं आ रही। हाँ, या वहां आप समझ लो कि पहले ये मैं इतना केस नहीं पक्का थकता है। था, पहले मैं बहुत चल लेता था, अब हम्म। उम्र होगी ना डॉक्टर साहब थोड़ी सी, नू कह मैं फिर। हाँ। हाँ।
पहले मैं एक्सरसाइज करता था ना, अब मैं थोड़ा सा ऑफिस वर्क करने लगा ना, इसलिए शायद मेरा स्टेमिना कमजोर हो गया। ये वहां जाके मार्जिन मिलता है डॉक्टर सरे, एलोपैथी को। हाँ हाँ जी, जी सर। एलोपैथी मेलोपैथी अदरवाइज को। गलत किए का तो गलत रिजल्ट आना ही है। आगे कह रहे हैं, द जी आर्निका सर। ब्राइनिया रस्टॉक prescriber is blissfully unaware of such a symptom transfer which is of his own making primarily। आर्निका ब्राइनिया रस्टॉक्स प्रेस्क्राइबर जो हैं वो ब्लेसफुली अनअवेयर होते हैं इस बात को लेकर के, ये जो सिम्टम ट्रांसफर किए गए हैं उनके अपने द्वारा ही प्राथमिकता रूप से। दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ बैंडिंग ऑफ होम्योपैथिक लव क्योर। ये केवल और केवल ये जो ब्लेटेंट वायलेशन है, ये बहुत बड़े पैमाने पर जो वायलेशन हो रहा है या बैंडिंग झुका जो दूर हो रहे हैं होम्योपैथिक लॉ की ओर से, उनसे दूर होना। इसका कारण है द सिमिलिया सिम्बलिबस क्योरेंटोर, जो कि नियम सिमिलिया सिम्बलिबस क्योरेंटोर है, उसके लचीलापन होने से। द सिम्टम सिमिलरिटी इज वन आर्ग्यूज इज ओनली लोकल। Every individual or every constitution give back a reaction to an injury befitting its basic nature. This reaction is individual not only to the level of mental, that is attitude towards suffering, but also at physical level, that is at the level how tissue will behave or react to the injury। हर एक बंदा चोट लगने के बाद रिएक्ट करता है। रिएक्ट केवल मेंटली नहीं करता, जब बल्कि वो फिजिकली टिश्यू लेवल पे भी करता है वो चोट का। This in turn is wholly dependent on the predominant miasm which is ruling the constitution at that time। और साथ में ये उसकी रिएक्शन कैसी आएगी मेंटल और फिजिकल किसी इंजरी के खिलाफ, वो निर्भर करेगी उसमें प्रीडोमिनेंट मियाजम कौन सा चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस समय पर कौन सा मियाजम रूल कर रहा है उस समय पर। समझ लेना बात को डॉक्टर अमित पाल, ये नहीं कि सो रहा रहे हमेशा। उस समय पर कौन सा मियाजम रूल कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह का रिएक्शन आएगा। In the above mentioned case, the miasm has forced the tissue, especially the bone, to grow in the form of tumor, and that too in a concealed manner, slowly and insidiously। अगर हम इस केस की बात करें जो ऊपर बताया, तो इसमें जो मियाजम है वो फोर्स कर रहा था टिश्यू को, खास करके बोन को, कि ग्रोथ की तरफ ले जा रहा था, ट्यूमर बना रहा था, और वो भी छुप छुप के, कंसील मैनर में, चुपचाप, स्लोली और इंसीडियसली, ऐसा इस केस में है। द सेम मियाजम इज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ द बॉय, वेयर ही इज सो सिक्रेटिव, सो क्लोज, सो अनटाकेटिव, दाउ सो डीपली इंजर्ड। और यही मियाजम उसके बिहेवियर में भी झलक रहा था कि वो बच्चा सिक्रेटिव था, क्लोज था, अनटाकेटिव था, डीपली इंजरी होने के बाद। तो दोनों जगह दिख गया ये मियाजम। He did not complain or reveal the injury or even his hospitalization to his brother। उसने बताई नहीं अपनी कंप्लेंट, उसने बताई नहीं, खुलासा ही नहीं किया चोट कैसे लगी थी। हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद भी मेजर एक्सीडेंट के अपने भाइयों को भी नहीं बताया। प्रोवाइडिंग ए परफेक्ट कवर अप, और इस तरह से उसको एक परफेक्ट कवर अप दे दिया। हिज मियाजम नाउ अप्लाई क्लियर। अब उसमें क्या मियाजम एकदम स्पष्ट हो चुका है। ए स्ट्रांगली साइकोटिक वन इज द वन which has had sway over his life process since last many years, keeping him stunted and not allowing him to grow। एकदम क्लियर मियाजम सामने आ रहा है कि साइकोटिक है, जिसने उसको लाइफ प्रोसेस से दूर कर दिया, उसको स्टंटेड बनाए रखा, उसको ग्रो करने के लिए अलाव भी नहीं होने दिया। दिस साइकोसिस वाज नाउ थ्रेटनिंग टू मूव और to degrade to the more dangerous and destructive of its miasmatic brethren, the syphilitic miasm। और अब ये साइकोटिक मियाजम जो है खतरा बन गया, थ्रेटनिंग हो गई है, ये अब बढ़ गया है किधर, सिफिलिटिक मियाजम की तरफ। द थ्रेट ऑफ द इन्वेजन ऑफ सिफिलिटिक miasm was in dynamic form, not yet settled, as syphilis as
was demonstrated by the pains coming on after sunset only, forcing him to take painkillers injection. और गजब की बात यह है अमितपाल भाई, सिफिलिस की भी एंट्री यहाँ अभी डायनेमिक प्लेन पे ही हो रही है, अभी पूरी तरह से सिफिलिस नहीं आया है। सिफिलिस का जो घुसपैठ है वो डायनेमिक फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अभी वो सेटल्ड नहीं हुआ पूरी तरह से। उसका इसका जो वो है इशारा वो ये है कि पेन रात को या में थे केवल उसको, सिफिलिटिक पेन रात बिल्कुल। को आते हैं। तो अगर रात को पेन आने लगा, अभी कोई पूरी पैथोलॉजी भी सेट नहीं हुई है, तो समझ लो सिफिलिस की एंट्री हो चुकी है बॉडी में अब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। A tolerant, सो non-complaining child being tormented to such an extreme of making him resort to painkiller injections at night when gleefully playing in the daytime was a definite warning by the constitution that it is threatening to go syphilitic. बड़े सर ने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे कि एक टॉलरेंट नॉन कंप्लेइंग बच्चा being tormented to such an extreme of making him resort to painkiller injection at night when gleefully playing in the day time, अगर वो बच्चा दिन भर खेलता है खूब, इस केस में भी जोड़ देना और अपने केसेस में भी जोड़ लेना। डॉक्टर साहब दिन भर तो बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन रात को तो ये सोने ही नहीं देता, इतना दर्द होता है इसको रात को तो बहुत। और दिन में देख लो इसको, दिन में एकदम मस्त रहता है, दिन में कोई ये नहीं कह सकता ये बीमार है। अगर ऐसा केस सामने है तो ये मान के चलो कि ये सिफिलिस की थ्रेटनिंग में जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्ट्रक्शन की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो भैया बहुत बढ़िया। जी भाई, आपके क्या कह रहे हैं? हेलो अमित, कुछ बहुत बढ़िया है ये। हाँ, तो ये आप इस केस में भी देखेंगे। और अगर हम कई बार सुनने को मिलता है, मैं इसलिए इसको बोला यहाँ, कई माँ आती है कहती है जी। डॉक्टर साहब देख लो अब कैसा खेल रहा, रात को सोन नहीं देता, रात को चीखे जागा ये करेगा, तो इसका मतलब इसमें सिफिलिस की एंट्री है फंक्शनल लेवल पे, अभी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा ये। द ड्रेडेड कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोसिस एंड सिफिलिस बिल्डिंग अप ऑन एन इंजरी और इरिटेशन, यानी कि सोरिक discontinuity of a normal tissue is what develop into malignancy and cancerous growth। और ये जो सोरिक इरिटेशन है इंजरी का, जब इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे साइकोसिस और सिफिलिस आकर के, तब ये जाएगा मैलिग्नेंसी में या कैंसरस ग्रोथ में। बिल्कुल जी। तो ये कैंसरस ग्रोथ या मैलिग्नेंसी ट्राइमियाज्मेटिक हो गई। सोरिक इरिटेशन से इंजरी से शुरू हुई, उसके साथ जुड़ गया साइकोसिस आकर के, और यदि सिफिलिस और जुड़ गया आकर के तीनों, तो ये बन गया कैंसर ग्रोथ। और वहां कैंसर की ग्रोथ में जनरली आगे चल के तीनों चीज दिखती हैं, पेन भी दिखता है, डिस्ट्रक्शन भी दिखती है और ग्रोथ भी दिखती है। बिल्कुल जी, कह रहे हैं आगे कि बिल्कुल। if his constitution was syphilitic, the predominant syphilis miasm in the above case would have given rise to very destructive lesion both in terms of skin and bone। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इस केस का इसके शरीर में सिफिलिस प्रीडोमिनेट कर रहा होता, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव लीजन आना चाहिए था, स्किन पे भी और बोन पे भी। In short, a strongly syphilitic constitution would have presented to us with destruction of epidermis, dermis, and muscles as a very ragged or jagged or not clear-cut, demarcated, lacerated wound, bleeding on touch, and with underlying multiple fracture of the bone। क्योंकि हम देखते हैं, जी। बड़े सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इन शॉर्ट द स्ट्रांगली सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सामने आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, हमने देखा कि उनकी एपिडर्मिस डिस्ट्रक्टिव थी, डर्मिस भी डिस्ट्रक्शन था, मसल्स भी टूटी हुई आती हैं कई बार जैग्ड होकर के, क्लियर कट और डिमार्केटेड लेसरेटेड वुंड भी नहीं मिलता, कटा फटा छितरा सा ब्लड वुंड वाला आता है जो छूते के साथ जिसमें से ब्लड निकलने लगता है। ऐसे केस आते हैं जो सिफिलिटिक हैं असली में। और उनके अंदर हम जब देखते हैं कि हड्डी भी कई जगह से टूटी होती है, तो वो है स्ट्रांगली सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा तो कुछ था नहीं इसके। बिल्कुल जी। कह रहे हैं ए सोरिक वुड हैव शोन एब्रेशन ऑफ सुपरफिशियल टाइप विद इंटेंस नर्वसनेस इन एटीट्यूड टेलिंग एवरीबॉडी ऑफ हिज कंप्लेंट एंड बीइंग एंग्जियस ऑफ प्रोग्नोसिस।
और यदि हमारे पास जो केस आता है सोरिक इंजरी का, तो उसमें दिखाई देता है कि ऊपर केवल एक खरोंच है सुपरफिशियल टाइप की। हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स पे बड़े सर कह रहे हैं जहां वो इंटेंस नर्वसनेस तो होती है उसके स्वभाव में, घबराया रहता है, बड़ा चिंतित सा रहता है, नर्वस हुआ रहता है, हर इंसान को बता रहता है देखना मेरे ये चोट लग गई, देखना मेरे ये चोट लग गई, कंप्लेन करता रहता है और अपनी प्रोग्नोसिस के लिए एंग्शियस मिलेगा। वो सोरिक होगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें अब इसमें मेरी चोट लग गई, इसमें अब पकेगा तो नहीं, अब इसमें क्या होगा, ये जब बढ़ेगा तो नहीं, ऐसा अगर होगा तो वो सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। यही रोक देते भैया, क्योंकि ये भी बस। काफी लंबा है केस, अच्छा तो है ना, अच्छा केस अभी रह रहा है ये है, तो खैर काफी यहीं रुके लंबा हम। है। तो हाँ जी। यह बता दिया कि अगर सिफिलिस होगा तो ऐसा होगा, सोरिक होगा तो वैसा होगा, ये साइकोसिस है। इसका मतलब अब आगे सर बहुत अच्छी जगह रोका आपने, कह रहे हैं बड़े सर अब आगे बढ़ेंगे कि हमारी जॉब क्या होगी अब इस बच्चे के लिए, इस हाँ जी, मजलूम के लिए। चलो ठीक है भाई, यहीं बिल्कुल जी रुकेंगे बिल्कुल। दोस्त, किसी को कोई पॉइंट ठीक रखना है है हाँ जी। जी तो। भैया। बस वही बात है कि हाँ, प्रतीक जी कुछ करिए। हाँ बॉस, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कोई पेशेंट आके ये बोलता है कि मुझे किसी ने ये कर दिया वो कर दिया जिसके बाद से मैं बीमार हो गई, ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या मतलब रूब्रिक्स कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं जब से उसने ये कुछ किया है उसके बाद से ये बीमारी, मतलब वो टोटका उटका टाइप से कुछ समथिंग। अमित शर्मा बताएंगे, बता दो भैया वो रुब्रिक। आएगा भैया, क्या कहते हैं, डेल्यूजन अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल करके, फिर डेल्यूजन बीविज्ड, इस तरह की रूब्रिक आएंगे। बीविज्ड आएगा, बेसिक तो रूब्रिक है बीविज्ड। विविड। बीविज्ड, BEWITCHED bewitched। हाँ जी। और यह सुपर ओके। ह्यूमन कंट्रोल, possessed being, ऐसे कई रूब्रिक आते उसमें से फिर सारे आ जाएंगे। अगर किसी, देखो दो बातें हैं प्रतीक जी, बहुत सिंपल सी के मेरे ऊपर तो भगवान की वो है तो अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, लेकिन किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया तो वो होगा बीविज्ड ही। अब बीविज्ड में देखो और क्या क्या क्रॉस रेफरेंस दे रखे हैं, हम देख सकते हैं कि बीविज्ड में मेडिसिन कम है तो हमने ये बताया कि अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल या अंडर इन्फ्लुएंस, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। ओके। अच्छा, ठीक है तो फिर हाँ? ये बस देखो, हाँ मैं सबके लिए ये बहुत अच्छी अच्छी चल रही है कि चोट लगी तो उसके चोट की रिएक्शन फिजिकली और मेंटली क्या क्या हुई, वो डिपेंड कर रही है हमारी, आपने बिल्कुल सही कहा, उस टाइम गवर्न करने वाली मियाज्म पर और हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पर। बिल्कुल। उस टाइम मियाज्म क्या गवर्न कर रही थी वो भी, और हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब किसी के और जितने मतलब वही बार बार आ चुकी, एक दिन किसी ने पूछा भी था कि वैसे तो सोरिक दिखाई दे रहा था, अगर सोरिक था तो उसको सिफिलिटिक चोट ही नहीं लगेंगे, उसको तो एब्रेजन होके खत्म होके चल देगा। बिल्कुल। और हाँ साइकोटिक था तो साइकोटिक ग्रोथ आई, अगर सिफिलिटिक हो, अगर सिफिलिटिक होता तो सिफिलिटिक ही आएंगी। हाँ, ये रिजल्ट बताएगा। ये बहुत बिल्कुल सिंपल, उस दिन भी हम लोगों ने या हमने एक बहुत सिंपल सी बात सर से करी, सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी और रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मियाज। आपकी सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी है किसी चीज को लेके तो वो आपको अफेक्ट करेगी, और उसकी रिएक्शन क्या होगी वो बताएगी आपकी बॉडी में जो मियाज्म चल रही है। बिल्कुल रिएक्शन बताएगा, तो रिएक्शन हाँ बताएगा जो आपके सामने केस रिजल्ट आ रहा है इंजरी का। बॉस हाँ जी, कुछ पूछनी है। जी जी हाँ जी, बॉस जी जी, जैसे ये हम लोग ये मानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन कहीं ना कहीं रॉन्गली काम की होती है, दैट इज वाई सप्रेशन हो रहा था। जैसे आजकल की सोसाइटी में देखा जाए तो जितना लोगों का क्रिमिनल एटीट्यूड या क्रिमिनल माइंडसेट हो गया, इवन मतलब अभी तो जैसे फीमेल्स का भी हो गया जो कि पहले हम लोग कभी नहीं सुनते थे या रेयर इन द रेयरेस्ट केस सुनते, कि इसके पीछे भी ये रॉन्ग वे ऑफ सप्रेशन है, मेडिकेशन। सही बात है, सप्रेशन है। सही ये बात है, ये सारी चीजें हैं। तीन चार चीजों में दिखेगा रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन। एक तो दिखेगा जो मैं बात कर रहा था कि लोगों का जीवन काल कम हो रहे हैं, 100 साल की उम्र अब 60 साल की रह गई। एक दूसरा जो अभी आपने बताया, ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया, ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा है लोगों का, जो लड़कियां लड़कों हाँ की जी, तरह होने लगी, जो लड़के लड़कियों की तरह होने लगे, जो जो वोमेन एग्रेसिव होने लगी, जो आप कह रही हो क्रिमिनल एटीट्यूड आने लगी, ये भी सप्रेशन का रिजल्ट है मेंटल
सोशली ये दिखेगा, और ये भी रॉन्ग ट्रीटमेंट का ही रिजल्ट है 100%। और जो सडन बॉस डेथ हो रही है, जो जो हाँ जी तुरंत छोटी सी पैथोलॉजी होती है और बड़े रूप ले लेती है आजकल, वो भी ये सप्रेशन ले रही है। तो ये बहुत सारे मल्टी फैक्ट उसमें दिखेगी कि कितने। डॉक्टर प्रतीक जी, ये है ना, भैया ने कहा ये सप्रेशन मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर सप्रेशन आज से नहीं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, और ये एक्शन का रिएक्शन है। हाँ, जितना ही ज्यादा हमने दबाया था, अब उतना ही एग्रेसिव होकर अगली पीढ़ियों में आ रहे हैं लोग बाग। बल्कि अब ये वो भी चल रहा है। सिफिलिटिक तो उसमें जा रही है जोन में। अब हाँ जी सिफिलिस जो है वो खुल के बाहर आने लगा है। जैसे कह रहे हैं ना, शुरुआत नहीं है, अब चलिए तो प्रेसिपिटेट होने लगा अच्छे से बाहर। ठीक है बस। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको राम राम, राम सबको राम नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई। राम राम सबको, राम राम। राम राम।